नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सभी का स्टडी फॉर गोल्स में। मैं हूं प्रेम कुमार मंडल। दोस्तों, साइंस झारखंड दरोगा सेट, आज का दिन है डे 3। आपको 2020 का सेट मिल रहा है, तो आप इसको मान के चलिए जेएसएससी सीजीएल में जो 20 क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए भी लाभदायक है, झारखंड हाई कोर्ट के लिए भी लाभदायक है, साथ ही साथ झारखंड कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए तो ये सबसे महत्वपूर्ण सीरीज है। ठीक है, इसमें आपको सटीक एक्सप्लेनेशन भी मिल रहा है, तो आप 20 क्वेश्चन के साथ साथ यानी कि अन्य क्वेश्चन को भी तैयार कर पा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास शुरू करते हैं मेरे साथ। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन लेने से पहले मैं थोड़ा सा जानकारी दे देता हूं कि अगर आप गूगल प्ले में जाएंगे, वहां पर स्टडी फॉर गोल ऐप को आप अगर अपने एंड्रॉयड फ़ोन में इंस्टॉल करेंगे तो आपको बहुत सारे फ़ायदेमंद कोर्सेस मिल जाएंगे और बहुत मिनिमम प्राइस में। देखिए, ये झारखंड कांस्टेबल का है जो सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम होने वाला है और झारखंड सरकार अभी ज़रूर से ज़रूर ले लेगी, इसको आपको पता है। तो इसमें देखिए कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा, राइट। फिर से इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए मैं आपको और एक जानकारी दे देता हूँ कि झारखंड समान ज्ञान का अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो 7500 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, और फिर आने वाले जेपीएससी सीडीपीओ का पीटी हो गया है, जेपीएससी मेंस के लिए भी हम लोग एक कोर्स लॉन्च करेंगे या फिर उसका प्रैक्टिस सेट जरूर से जरूर लाएंगे। नेक्स्ट, आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, एक क्षेत्र जिसमें स्थलीय, समुद्री और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र शामिल है, उन्हें डैश कहा जाता है। उन्हें डैश कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शंस आर अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जीवमंडल रिजर्व और फोर्थ ऑप्शन है वन्य जीव अभ्यारण्य। तो देखिए, जिनको थोड़ा सा अगर इंग्लिश में किन्हीं ने पढ़ा है तो उनके लिए मैं लिख देता हूँ। ये सेंचुरी हो गया, ठीक है, ये नेशनल पार्क हो गया, राइट, नेशनल पार्क। जीवमंडल यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, बायोस्फीयर हो गया, ठीक है, और वन्य जीव अभ्यारण्य मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया। ठीक है, देखिए इन सभी में थोड़ा बहुत ही अंतर है, बाद बाकी तो सभी प्रोटेक्टेड एरिया ही है। और जहाँ पर आपको पारिस्थितिकी तंत्र का बात कर रहा है, इसका मतलब आपसे पूछ रहा है वो बायोस्फीयर के बारे में। ठीक है, इसमें क्या होता है, स्थलीय भाग, समुद्र के जो स्थलीय भाग हैं यानी कि टेरेस्ट्रियल कोस्टल एरियाज जो होते हैं, और टेरेस्ट्रियल एरिया भी है और कोस्टल एरिया भी है, दोनों ही सम्मिलित है। तो वैसे क्षेत्रों को क्या कहते हैं हम लोग? बायोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, वैसे क्षेत्रों को हम लोग क्या कहते हैं? बायोस्फीयर कहते हैं। तो बायोस्फीयर से रिलेटेड अन्य क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, जैसे नेशनल पार्क जो है, आप देखेंगे तो हमारे देश में अभी तक जो नेशनल पार्कों की संख्या है उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है दोस्तों? उसको बढ़ाकर अभी 106 ना, 106 देखिएगा, 106 या 108 होगा। ये ज़्यादा नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो नहीं पूछे जाते। बट नेशनल पार्क जो अलग अलग है वो आप लोगों को याद रखना है कि किस स्टेट में है। ठीक है, स्टेट वाइज लिस्ट आपको याद रखना होता है। जीवमंडल रिजर्व जो है, बायोस्फीयर रिजर्व जो है हमारे इंडिया में जो है अभी 18 है। 18 है, उसमें भी क्या है, 12 जो है यूनेस्को के साइट में लिखा गया है। यूनेस्को, सोचिए ये कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यूनेस्को। तो बायोस्फीयर रिजर्व जो है दोस्तों, वो बेसिकली बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए किया जाता है। और अगर बायोस्फीयर का बात करें तो इंडिया में जो है ना, पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो बताया गया था वो नीलगिरी की पहाड़ियों को बताया गया था। ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ये आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नीलगिरी की पहाड़ी। ठीक है, दूसरा इसमें आप याद रखने वाली बात आप समझ सकते हैं कि सबसे बड़ा बायोस्फीयर कौन सा है। तो सबसे बड़ा बायोस्फीयर जो है दोस्तों वो गल्फ ऑफ कच्छ। ठीक है, गल्फ ऑफ कच्छ को माना जाता है, राइट, गल्फ ऑफ कच्छ। ये कहाँ है? गुजरात में है, गुजरात में है।
नीलगिरी की पहाड़ियों का बारे में भी बताना पड़ेगा क्या? नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो है फैले हुए है वो केरल में आप आंसर कर सकते हैं उसका। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया जीवमंडल, बायोस्फीयर कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र जहाँ पर जुड़े हुए रहते हैं एक-दूसरे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में है जिस दर से वस्तु अपना स्थान बदलती है उसे डैश कहते हैं। तो ऑप्शन सबसे पहले चेक कर लीजिए, खिंचाव दिया है, तनाव टेंशन के बारे में बात कर रहा है, तो टेंशन तो होगा नहीं आंसर इसका। गति दिया है, मोशन के बारे में बात कर रहा है। फिर तीसरा ऑप्शन दिया है वेग, वेग मतलब तुम्हारा वेलोसिटी का बात कर रहा है। और चौथा ऑप्शन है घर्षण, घर्षण मतलब फ्रिक्शन का बात कर रहा है। तो अगर हम लोग इस क्वेश्चन का सही आंसर बनाएं दोस्तों तो 2 का क्या हो जाएगा, सी इज़ द करेक्ट वन। ठीक है, जब भी कोई भी बॉडी पोजीशन को चेंज करता है, एक पोजीशन से दूसरे यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान में जा रहा होता है ना, तो उसका यहाँ पूछा है दर, है ना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज नॉन एज व्हाट, वेग, है ना। वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम होता है। इसीलिए, और इसका अगर यूनिट भी पूछा जाए तो मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड, ये ऐसा यूनिट है। क्लियर है, यहाँ तक बात क्लियर है पूरा पूरा। वेग का डेफिनेशन ही यही होता है दोस्तों, है ना। वेग मतलब ही होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आप डिस्टेंस ले रहे हैं या डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, वो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया बात। मतलब एक देखिए, इंग्लिश में अगर आप देखेंगे ना तो एक स्पीड होता है और एक वेलोसिटी होता है। ठीक है, कंफ्यूज ना होइएगा आप लोग। ठीक है, तो स्पीड को हम लोग स्केलर क्वांटिटी में रखते हैं और वेलोसिटी को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी में रखते हैं। तो अगर स्पीड लेंगे, हम लोग स्पीड निकालेंगे तो उसमें डिस्टेंस लिखते हैं, और अगर हम लोग वेलोसिटी लेते हैं तो उसमें हम लोग डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि डिस्टेंस जो है वो केवल हम लोग मानते हैं कि डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन नहीं है। जबकि डिस्प्लेसमेंट में जो डायरेक्शन भी होता है और तुम्हारा क्या कहते हैं उसको, मैग्नीट्यूड भी होता है। स्केलर एंड वेक्टर दोनों में डिफरेंस आपको मालूम हो गया कि वेक्टर जो होता है उसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों ही होगा, और जबकि स्केलर क्वांटिटी में केवल मैग्नीट्यूड होता है। यही बात है। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, एक उपकरण जो बिजली के चार्ज को पहचानने के लिए उपयोग किया जाता है उसे डैश कहा जाता है। ऑप्शन सर, दूरबीन, दूरबीन यानी कि हो गया क्या दोस्तों, दूरबीन यानी कि टेलीस्कोप, यानी कि दूर वाले चीज़ों को देखने के लिए यूज़ करते हैं। दूसरा है माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप मतलब हो गया कि छोटे छोटे वस्तुओं को या फिर छोटे छोटे जानवरों को देखने के लिए यूज़ किया जाता है, जो हम अपने नगण्य आँखों से नहीं देख सकते। विद्युतदर्शी मतलब हो गया इलेक्ट्रोस्कोप, और लास्ट हो गया बायोमेटास्कोप। ठीक है, ये तो इंग्लिश ही है, बायोमेटास्कोप। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों, सही आंसर जो होगा 3 का, वो उस उपकरण का पहचानने का बात कर रहा है जो क्या करता है, चार्ज को, है ना, चार्ज जो होता है उसको पहचाना जाए, है ना, चार्ज को पहचाना जाए, तो उसका यूज़ हम लोग करते हैं, इसमें विद्युतदर्शी का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि बैटरी में कौन सा एसिड का उपयोग किया जाता है। तो ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, बैटरी के बारे में हम लोग को जानना होता है। तो सबसे पहला ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हम लोग जानते हैं उपापचयी क्रियाओं में यानी कि हमारे पाचन शक्ति में ये बहुत यूज़ होता है। ठीक है, फिर है हाई ब्रोमिक एसिड, ठीक है, फिर है सल्फ्यूरिक एसिड, और लास्ट ऑप्शन है नाइट्रिक एसिड। तो इसका 4 का जो सही आंसर है दोस्तों, वो करेक्ट आंसर आपको करना है, तो वो हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। अब बैटरी के बारे में अगर थोड़ा सा जानकारी रखें तो आपको बताना पड़ेगा कि बैटरी का जो इन्वेंशन किया था वो किसने किया था। तो बैटरी का इन्वेंशन दोस्तों आपको अलेसांद्रो वोल्टा ने किया था, ये याद रखिएगा, अलेसांद्रो वोल्टा। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, इससे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वहाँ पर भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, शुष्क सेल और मतलब जिसको ड्राई सेल कहते हैं, ठीक, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है, ये यहाँ पर यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5।
रेत और कंकड़ के रूप में जाने वाले कणों को दूर करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है विस्फोट। तो विस्फोट कोई प्रक्रिया तो यहाँ पर है नहीं, विस्फोट तो विनाश करने के लिए होता है। अपक्षरण का बात कर रहा है, अपक्षरण मतलब इरोजन का बात कर रहा है, ठीक है, इरोजन का बात कर रहा है। दूसरा है संक्षारण, संक्षारण मतलब कोरोजन का बात कर रहा है, कोरोजन ऑफ मेटल, ठीक। और बहिर्परणन, ये चलिए इसका भी इससे रिलेटेड चीज़ें नहीं है। तो अपक्षरण और संक्षारण दो में ही आपको ऑप्शन छांटना होता है। तो इसमें अगर आप सही आंसर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, रेत और कंकड़ के रूप में जाने वाले कणों को दूर करने की प्रक्रिया को। तो इसमें क्या होता है, अपक्षरण कहते हैं उसको, इरोजन कहते हैं। और संक्षारण तो मेटल में जो जंग उंग लगता है ना उसको कहते हैं, राइट। तो यहाँ पर ये आंसर आपको क्या करना होगा, इरोजन का बात कर रहा है, यानी धीरे धीरे वो क्या हो रहा है, मान लो कि चट्टान है कोई, वो धीरे 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 घिसते गया टूटते गया, तो वो क्या होगा, कंकड़ पत्थर में चेंज होते चला गया, ठीक है। इस तरीके से उसको छोटा छोटा कणों में विभक्त होने की प्रक्रिया को इरोजन कहते हैं, अपक्षरण कहते हैं। ये एक्चुअली में साइंस का क्वेश्चन नहीं हो गया, ये आपका क्या कहते हैं उसको, ज्योग्राफी का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि तापमान जिस पर वायु में जलवाष्प तरल अवस्था में रहता है, तरल अवस्था में रहने का मतलब क्या हो गया आपका कि ये वाष्प के फॉर्म में है, यानी कि ये वाटर के फॉर्म में है, ये कहना चाह रहा है, ठीक है, वाटर के फॉर्म में है। तो उसको क्या कहते हैं, सबसे पहले ऑप्शन चेक कर लीजिए। पहला ऑप्शन दिया है संतुष्टि बिंदु, यानी कि सैचुरेटेड पॉइंट है, सैचुरेशन पॉइंट है। दृष्टिकोण, ये दृष्टिकोण तो ये होगा ही नहीं, आप समझ रहे हैं ना इसका हिंदी क्या होता है, दृष्टिकोण एक देखने का नजरिया। दूसरा दिया औसांक, औसांक का इंग्लिश क्या होता है दोस्तों, ड्यू पॉइंट होता है, ठीक है। और फिर लास्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ है, लास्ट ऑप्शन दिया हुआ आर्द्रता बिंदु, यानी कि ह्यूमिडिटी पॉइंट का बात कर रहा है, ह्यूमिडिटी पॉइंट। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, आप यहाँ पर देखिए वाटर के फॉर्म में किस पॉइंट पे रहता है, तो ड्यू पॉइंट में रहता है। आजकल क्रिकेट वर्ल्ड कप भी चल रहा है, T20 वर्ल्ड कप, तो वहाँ पर भी आप देखिएगा ड्यू 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 का बात करता है। IPL चल रहा था, वहाँ पर भी ड्यू का बात कर रहा था, क्योंकि शाम के समय में ड्यू होता है। तो इसका क्या मतलब हो गया, और ये आंसर जो होगा औसांक ही होगा, ड्यू पॉइंट ही इसका आंसर होगा, क्योंकि वायु में जो है जब आपका जो वाष्प है ना, यानी कि जो वाटर वेपर है वो वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तभी वो ड्यू के रूप में वो गिरना जमीन पे शुरू होता है, समझिए ना। एयर में रहता है, इसीलिए घास जो होता है ना उसमें जाके मुझे दिखाई देता है कि वो वाटर का मॉलिक्यूल्स पड़ा हुआ है, उसी को हम लोग बोलते हैं ड्यू, राइट, क्लियर है। तो इसको हम लोग ड्यू पॉइंट कहते हैं, जहाँ पर जो वाष्प है एयर में आपका वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। वाष्प मतलब गैसियस फॉर्म, ठीक है, और वाटर मतलब तरल फॉर्म, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में पूछा है संगम एक प्रकार का डैश है, इसमें क्या पूछ रहा है जी, रूपांतरित है, ज्वालामुखी चट्टानें हैं, अवसादी चट्टानें हैं और अग्निमयी पत्थर है। यानी कि इसमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है संगमरमर का बात कर रहे हैं, अगर तो वो मार्बल हो गया, अगर मैं सही हूँ तो मार्बल के बारे में ही बात कर रहा है, और रॉक्स के बारे में बात कर रहा है, चट्टानों के बारे में बात कर रहा है। तो चट्टान जो है हम लोग जानते हैं 3 तरीके का चट्टानें होती है, एक तो आग्नेयशील होता है, यानी कि इग्नेस रॉक होता है, ठीक है, इग्नियस रॉक। दूसरा क्या होता है, सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक। और तीसरा क्या होता है दोस्तों, तीसरा होता है तुम्हारा मेटामॉर्फिक रॉक, ये ना, मेटामॉर्फिक, ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक। तो इसमें इग्नियस रॉक में आप लोग जानते हैं बेसाल्ट वगैरह आता है ना, इसका एग्जांपल अगर देखें तो बेसाल्ट आएगा, ठीक है। अगर सेडिमेंट्री रॉक का बात करें तो इसमें क्या क्या आएगा, सेडिमेंट्री रॉक में आ जाएगा आपका लैंडस्टोन आएगा, ठीक है, सैंडस्टोन आएगा, ठीक है, सैंडस्टोन, लैंडस्टोन नहीं, लाइमस्टोन बोलते हैं उसको, सॉरी, ये जो है ना, इसको अगर मिटा दिया जाए तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या, इसको हम लोग लिखेंगे लाइम, है ना, ठीक है, लाइम स्टोन, सैंड स्टोन, ये सब है। और मेटामॉर्फिक में क्या क्या आ जाता है, ये मार्बल आ जाता है, जैसे एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए दोस्तों वो रूपांतरित सेल होना चाहिए, ठीक है, रूपांतरित सेल होना चाहिए,
ठीक है। रूपांतरित मतलब मेटामॉर्फिक हो गया, सेडिमेंट्री मतलब अवसादी हो गया। क्लियर है? सेडिमेंट्री मतलब अवसादी हो गया और रूपांतरित मतलब मेटामॉर्फिक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछ रहा है मेटल डैश के नीचे स्थित है। तो ये रेखा है भूमध्य रेखा, पृथ्वी की पपड़ी, कोर, क्रिस्टल प्लेट्स। तो आपको अर्थ का हम लोग जानते हैं उसको 3 पार्ट में बांट सकते हैं, 3 लेयर में बांट सकते हैं अर्थ को, है ना। पहला ऊपर वाला पोर्शन को हम लोग क्रस्ट बोलते हैं यानी कि पपड़ी बोलते हैं। बीच वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, मेंटल बोलते हैं, है ना। और एकदम बीचों बीच वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, कोर बोलते हैं। ये ना, कोर को भी 2 भाग में बांटा है, मेंटल को भी 2 भाग में बांटा है। इतना नहीं जानना मुझे। यहाँ पूछ रहा है कि मेटल जो पाया जाता है, मेटल का बात कर रहा है, मेटल, ठीक है। तो ये मेटल किसके नीचे पाया जाएगा? भूमध्य रेखा, ये सही आंसर नहीं होगा, आपको भी पता चल रहा है। पृथ्वी की पपड़ी, ठीक है। 8 का बी, पृथ्वी की पपड़ी के नीचे मतलब क्रस्ट के नीचे जो होता है वो क्या होता है, जितने सारे मिनरल्स होते हैं उसका निक्षेपण किया हुआ रहता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। सौर मंडल में सबसे अधिक चंद्रमाओं का ग्रह कौन सा है, ये आपसे पूछ रहा है। सबसे अधिक चंद्रमाओं का बात कर रहा है यानी कि मून्स का बात कर रहा है, किस प्लानिट में मौजूद है। तो इसका जो आंसर होगा, देखिए ऑप्शन चेक कर लेते हैं पहले। शुक्र दिया हुआ है, मंगल दिया हुआ है, प्लूटो दिया हुआ है, बृहस्पति दिया हुआ है, इसमें सैटर्न का नाम नहीं है। तो ऐसे अगर इस क्वेश्चन का आंसर करने जाएंगे तो हम लोग यहाँ पर मारेंगे आंसर इसका बृहस्पति, है ना। और इसमें अगर आप सबसे ज़्यादा बात करें, सबसे ज़्यादा मून किसका है, तो वो है सैटर्न का, ठीक है। इसका जो है 109 के आसपास जो है आपको मिल जाएगा मून, ठीक है। इससे ज़्यादा ये होगा, कम नहीं, ठीक है। और अगर आप इसका बात करें, बृहस्पति का बात करते हैं, सैटर्न मतलब यहाँ शनि का बात कर रहा था मैं। और अगर बृहस्पति का बात करें, जुपिटर का बात करते हैं, तो जुपिटर के पास भी कम नहीं है, जुपिटर के पास भी लगभग 96 है, ठीक है। तो सबसे अधिक इन ऑप्शनों में छांटना था तो आपको आंसर यहाँ क्या क्या करना पड़ेगा, बृहस्पति करना पड़ेगा। तो बृहस्पति ग्रह के बारे में और एक हम लोग जानते हैं कि सोलर सिस्टम में जो है सबसे बड़ा प्लानेट यही है, सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लानेट, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है कि खमीर अंगूर की चीनी को डैश में परिवर्तित करती है। खमीर मतलब क्या हो गया दोस्तों, खमीर का इंग्लिश आप लोग जान लीजिए तब ज़्यादा आसान होगा। खमीर का इंग्लिश होता है ईस्ट, ठीक है। तो ईस्ट जो है अंगूर की चीनी को डैश में परिवर्तित करती है, नहीं उसका जो सुक्रोज होता है, उसका जो ग्लूकोज होता है उसको किस में कन्वर्ट करता है। तो ऑप्शन चेक कीजिएगा तो आंसर अपने आप मिल जाएगा। अल्कालाइन लिखा हुआ है, एसिड लिखा हुआ है, बेस लिखा हुआ है, अल्कोहल लिखा हुआ है। तो अंगूर का बात कर रहे हैं, फल का बात कर रहे हैं, फल का जूस से क्या बनता है आप लोग सभी जानते हैं। दिन रात इसके पीछे बहुत सारे लोग पड़े हुए रहते हैं, जैसे ही रात होता है शाम होता है शुरू हो जाते हैं तो ये मेरा एक्सप्लेनेशन से ये आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल का ही फॉर्मेशन करेगा वो ईस्ट, राइट। चलते हैं आगे। अल्कोहल का जो निर्माण होता है अलग अलग ब्रांड का अलग अलग तरीके से बनाया जाता है, कुछ अंगूर से भी बनाया जाता है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्या कहता है, पवन की गति के माप की इकाई डैश कहा जाता है। पवन का गति यानी कि एयर का जो वेलोसिटी है उसको मेजर करना है तो उसका यूनिट क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शंस दे रखा है कैंडेला, दूसरा है छोटी चम्मच, तीसरा है नाभिक और चौथा है जहाज मील। इसमें तो बेसिकली कोई भी ऑप्शंस बहुत करेक्ट नहीं है, लेकिन अगर हम लोग एसआई यूनिट्स के बारे में पढ़ना चाहें तो ऑप्शंस यहाँ पर छांटना जरूरी होगा। तो आप देखिए इसको आराम से छांट सकते हैं। कैंडेला हम लोग जानते हैं लुमिनस इंटेंसिटी का जो एसआई यूनिट होता है वो कैंडेला होता है, ठीक है। तो ये हो गया लुमिनस इंटेंसिटी से रिलेटेड, ठीक है। दूसरा छोटी चम्मच, ये कोई यूनिट नहीं है। नाभि ये भी कोई यूनिट नहीं है। 2 ऑप्शन तो ऐसे छट गया। लास्ट ऑप्शन बचा आपका जहाज मील। तो ऑप्शन अगर आप छाटना जानते हैं तो आराम से आंसर कर सकते हैं। तो इसमें जो आंसर हो सकता है वो क्या है, जहाज मील, ठीक है। अगर इसको मैं सही तरीके से एक्सप्लेन करूँ तो देखिए माक नंबर आप पढ़ते होंगे तो माक एक स्पीड होता है, ठीक है। वो एयर में
वो तो अलग है, एरोप्लेन का स्पीड को मेजर किया जाता है। चलिए इसको आप यही याद रखिए, जहाज मील, ठीक है, इसमें जहाज मील ही हो सकता है। एक माक होता है, मैं ऐसे बता देता हूँ, माक जो है किसी भी जैसे एरोप्लेन है ना, उसका स्पीड को हम लोग माक में मेजर करते हैं, है ना, कंपेयर करते हैं उसको वायु की गति से, ठीक है, क्लियर है। वायु की गति से माक नंबर को कंपेयर नहीं किया जाता है, वो आपको लाइट का स्पीड से कंपेयर किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि 10 खनिजों का एक पैमाने हैं, 10 खनिजों का एक पैमाने हैं जिसमें बहुत ही नरम तलक से लेकर बहुत कठिन हीरे तक जो है रखा हुआ है चीज़ें, 10 खनिजों का एक गुच्छा है। तो वो क्या दर्शाता है? परिमाण स्केल है, मोह की कठोरता का स्केल है, आज्ञाकारी तराजू है। चलिए ये ऑप्शन तो बिल्कुल चला गया, है ना। देखिए इस टाइप से ये जो सारे क्वेश्चन पूछे हैं साइंस से रिलेटेड, ऑप्शंस में ही 2-3 आपको छांट दिया जा रहा है, ठीक ना। मापन का नाम मात्र स्केल है, तो नाम मात्र तो कभी भी चीज़ों को नहीं लेते हैं हम लोग, ठीक है। आज्ञाकारी भी नहीं होगा, मतलब 2 ऑप्शन आपका चला गया, बचा ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। तो इसमें दिया हुआ परिमाण स्केल है, परिमाण स्केल यानी कि उसका मैग्नीट्यूड निकालने का बात कर रहा है। तो अगर आप नरम वस्तु और कठिन क्या कहते हैं, बहुत कठिन हीरे को ले रहे हैं, मतलब कठोर वस्तु को ले रहे हैं, यहाँ कठोर होगा, ठीक है ना, बहुत कठोर होगा यहाँ, ठीक है, कठोर वस्तु होगा या नरम वस्तु होगा। तो उसमें हम लोग बेसिकली कर क्या रहे हैं, नरम वस्तु और कठोर वस्तु, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, एक स्केल पैमाना दे रहे हैं। कोई भी नरम वस्तु है और कठोर वस्तु है, उसके बीच में किस तरीके का संबंध बनेगा, ये हम लोग चेक कर रहे हैं। तो यहाँ कर रहे हैं मोह का कठोरता का स्केल है, कोई भी वस्तु जो होता है उसका कठोरता का स्केल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है उत्तरी अटलांटिक महासागर पर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को क्या कहा जाता है। तो देखिए चक्रवात जो है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। यहाँ पर उत्तरी अटलांटिक महासागर का बात कर रहा है, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में इसको हम लोग जो कहते हैं वो क्या कहते हैं, हरिकेन कहते हैं। इसका आंसर आपका क्या होगा, हरिकेन होगा। अब बात आती है चक्रवात जो है हमारे देश में, जैसे देखिए इंडिया में ही जो भी चक्रवात उष्णकटिबंधीय आते हैं उसका नाम हम लोग चक्रवात ही देते हैं, साइक्लोन ही नाम देते हैं। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में चले जाते हैं और उत्तरी अमेरिका में चले जाते हैं तो वहाँ पर क्या नाम देता है उसको पता है आपको, उसका नाम देता है टॉर्नेडो, टॉर्नेडो नाम देता है। कहाँ पर देता है जी, ये आप यूएसए याद कर लीजिए और प्लस ऑस्ट्रेलिया याद कर लीजिए, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है आपका और एक नाम हो गया, इसमें हम लोग देते हैं टाइफून, राइट, टाइफून। तो टाइफून ये अगर आप देखें तो ये चाइना और जापान वाला क्षेत्र में जो है वहाँ पर जो आती है उसको हम लोग बोलते हैं टाइफून, क्लियर है। तो ये सभी बातें आपको यहाँ पर याद रखना होगा। तो इसमें जो आंसर हो गया वो 13 का ए हरिकेन आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14। प्लॉट सेल एक सेल है, सेल वो सेल का बात कर रहा है ना, CELL सेल, ठीक है, कि दीवारों का एक बुनियादी संरचनात्मक घटक है। दीवार यानी कि वाल का बात कर रहा है, ठीक है। तो संरचनात्मक घटक इसका पूछ रहा है, ये जो भी सेल है उसका संरचनात्मक घटक कौन सा है ये पूछ रहा है। चलिए ऑप्शंस हम लोग चेक करते हैं, कॉलेनकाइमा, क्लोरोप्लास्ट, सेल्यूलोज और कोशिका द्रव्य। तो अगर सेल का पोर्शन यानी सेल का पार्ट्स का बारे में हम लोग अगर जानकारी लेते हैं तो हम लोगों को पता चलता है कि जो वाल बना होता है ना वो सेल्यूलोज का बना होता है। किसका बना होता है दोस्तों, सेल्यूलोज का बना होता है, ये इसको मजबूती प्रदान करता है, राइट, सेल्यूलोज। क्लोरोप्लास्ट आपको मालूम है, क्लोरोप्लास्ट जो है वो किसके लिए उत्तरदायी है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी है। कोशिका द्रव्य में जो है बहुत सारे कोशिकांग होते हैं जिसमें केंद्रक भी आता है, राइट। ये सारी बातें इसमें आपको जानना है, यानी कि सेल डिवीजन के बारे में आपको, सेल के बारे में आपको जानना होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। जब लाल लिटमस पेपर में एक बेस में डुबो दिया जाता है, लाल लिटमस पेपर को एक बेस में डुबो दिया जाता है तो लाल लिटमस पेपर डैश रंग में बदलता है। तो आपको पता है जब लाल होता है तो लाल का नीला हो जाता है ना, लाल का नीला हो जाता है, ब्लू हो जाता है, ठीक है, ब्लू कलर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ब्लू हो जाएगा, नीला हो जाएगा। और जब
नीला लिटमस पेपर को, है ना, जब नीला को हम लोग क्या करते हैं, एसिड में डालेंगे, तो एसिड में जब भी डालेंगे तो ये क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों, नीला वाला लाल में कन्वर्ट हो जाएगा। राइट, क्लियर है, यानी कि रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये याद रखिएगा आप। ठीक, तो लिटमस पेपर एक्चुअल में क्या होता है, वो एक आप समझ लीजिए एक तरीके का उसमें सवाल होता है एक टाइप का। ठीक है, उसको हम लोग उठा के लाते हैं और उसको बहुत पतला भाग लेते हैं किसी एक पोर्शन का, और हम लोग केमिकली उसमें प्रैक्टिकल करते हैं। राइट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। उसके पहले आप लोग ये देख लीजिए कि झारखंड सामान्य ज्ञान का एक जो है ना एक बुक लॉन्च किया गया है, जिसमें 50+ प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे, और उससे क्या हो जाएगा, आपका तैयारी बहुत अच्छे तरीके से होगा। खोटा का भी एक बुक लॉन्च कर दिया गया है और पंच परगनिया के लिए भी लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, इसको आप ऑनलाइन परचेज भी कर सकते हैं हमारे साइट में जाकर, या फिर हमारे ऐप से भी आप वहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, वहाँ से भी आप उठा सकते हैं, और मार्केट में ये बुक अवेलेबल है अभी। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, निश्चित संरचना का कानून डैश ने प्रस्तावित किया था। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ ए लेबोरेजियर, दूसरा है जॉन डाल्टन, तीसरा है जोसेफ प्रोडक्ट्स, और चौथा है विल्हेम ओस्टवाल्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है जोसेफ प्रोडक्ट्स ने निश्चित संरचना या कि डेफिनेट स्ट्रक्चर के बारे में बात करी थी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोशिका विभाजन, यहाँ पर देखिए सेल डिवीजन से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो आप लोग सेल डिवीजन के पोर्शन को जरूर से जरूर क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, सेल डिवीजन, मुझे टाइम मिलेगा तो मैं जरूर से जरूर ये सारे चैप्टर्स क्लियर कराऊंगा आपको। सेल डिवीजन, तो सेल डिवीजन के बाद दो कोशिकाओं को विभाजित किया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं। पहला दिया है अर्धसूत्रण, दूसरा दिया है साइटोकाइनेसिस, तीसरा दिया है कोशिका चक्र, और लास्ट ऑप्शन दिया है कोशिका द्रव्य। तो इसका करेक्ट आंसर अगर आप बनाना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस। क्या हो जाएगा दोस्तों, साइटोकाइनेसिस। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि डैश मिट्टी में एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। देखिए ये मेरा क्वेश्चन ऑफ द डे भी था, जब आप सीरीज 2 को आप देखेंगे, डे 2 का जो क्लास है उसमें देखेंगे, तो उसमें ये क्वेश्चन मैंने पूछा था क्वेश्चन ऑफ डे में कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया क्या है। उसमें आंसर आपको करना था, देखिए एक है ब्रेडी राइबोजियम, दूसरा है राइजोबियम, तीसरा है फ्रेनकिया, और चौथा है एजोबैक्टर। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा राइजोबियम। 18 का बी इसका करेक्ट आंसर राइजोबियम, राइजोबियम। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर, आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, सबसे प्रचुर खनिज समूह है। सबसे प्रचुर खनिज समूह क्या है बेटा, इसमें कार्बोनेट दिया हुआ पहला ऑप्शन, दूसरा दिया है ऑक्साइड, तीसरा दिया है सिलिकेट, और चौथा दिया है सल्फाइड। तो इसमें देखिए सबसे प्रचुर खनिज समूह पूछ रहा है ना, तो सिलिकेट जो है ना दुनिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, मतलब सबसे अधिक जो है खनिज समूह इसी में मिलता है। ठीक है, सिलिकेट वाला में, ऑक्साइड वाला बहुत कम है, जैसे आयरन ऑक्साइड मिलता है, लेकिन सिलिकेट वाला सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20, और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा ये, डैश में सल्फर परमाणु एक या एक से अधिक धातु तत्व से बंधे होते हैं। ठीक है, तो सल्फर परमाणु का बात कर रहा है, तो इसमें देखिए कार्बोनेट तो होगा नहीं, जब सल्फर है तो कार्बोनेट क्यों होगा, ऑक्साइड भी नहीं होगा, सिलिकेट भी नहीं होगा, लास्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन, सल्फाइड होगा। सल्फर है तो सल्फाइड होगा, क्लियर है, सल्फर है तो सल्फाइड होगा। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों, और हर बार की तरह आज का क्वेश्चन ऑफ द डे जो है उसका आंसर आप जरूर से जरूर कमेंट सेक्शन में, है ना, क्लिक करेंगे, उसमें लिख के बताएंगे। पहला इसमें आज का क्वेश्चन जो है उसमें लिखा हुआ है, सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था। रिलेटिविटी का बारे में बात कर रहा है, सापेक्षता के बारे में बात कर रहा है, रिलेटिविटी। ठीक है, तो इसका सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले व्यक्ति का नाम आपको बताना है। ऑप्शंस इसमें है आइजैक न्यूटन, दूसरा है गैलीलियो गैलीली, तीसरा है अल्बर्ट आइंस्टीन, और चौथा है निकोला टेस्ला। इसमें चारों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इनके बारे में भी जानकारी थोड़ा हासिल कर ले, आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपको वहाँ पर मिल जाएगा, आंसर भी आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका जरूर से जरूर कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए।
आज का क्लास खत्म होने से पहले मैं आपको बता दूं कि झारखंड कांस्टेबल के लिए जो भी परीक्षा में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कोटा से संबंधित, तो देखिए एक बुक लॉन्च कर दी है 169 रुपीज़ में, है ना। आपको ओनली 169 रुपीज़ में मिल जाएगा। झारखंड समान ज्ञान का मैंने अभी बता दिया था इसके बारे में बातें। और यहाँ पर देखिए ये वॉल्यूम 1 है प्रैक्टिस सेट का, ठीक है। तो आपको विदिन 5 डेज़ में अगर आप ऑर्डर करते हैं तो विदिन 5 डेज़ में डिलीवरी मिल जाएगी, ठीक है। आप यहाँ से आंसर की अब देख लीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर की देखिए, ये जो सीरीज है इसमें डे 3 का, उसमें 20 क्वेश्चंस आपको मिले ना। यहाँ पर मैंने आंसर की लिख रखा है, अगर कहीं पर गलत होगा तो आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट सेक्शन में भी बताएंगे, मेरा एक्सप्लेनेशन से अगर अलग होगा तो, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आज का क्लास इतना ही रखता हूँ, है ना। और आप सभी ये सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको बहुत सारे नॉलेज मिल जाएंगे। और हमारा लेक्चर्स को आप अगर बहुत पसंद कर रहे हैं तो ज़रूर से ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। हमारा जो भी लेक्चर आने वाले होंगे उसके लिए आपको बेल आइकन दबा के रखना होता है, उससे आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। स्टडी फॉर गोल्स का आप टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर से ज़रूर अपने में इंस्टॉल कर लें, वहाँ पर सब्सक्राइब कर लें। तो इसमें देखिए कोटा वाला भी एक आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर भी स्पेशली आपको बहुत सारे PDF वगैरह मिल जाएंगे, ठीक, और बहुत सारी जानकारियाँ मिलते रहता है दोस्तों, ठीक है। इसी तरीके से हमारे साथ आप जुड़े रहिए, स्टडी फॉर गोल्स के टीम के साथ जुड़े रहिए। हमें ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके बताएं कि हमारा वीडियो कैसा चल रहा है, आपके लिए फ़ायदेमंद हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। इतना ही कह के आज का क्लास में समाप्त करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।